नमस्कार मित्रों, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। आज हम बात करेंगे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904, मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हुआ था। एक प्रसिद्ध भारतीय राजनेता थे, महान स्वतंत्रता सेनानी और जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वे एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में देश को न सिर्फ सैन्य गौरव का तोहफा दिया बल्कि हरित क्रांति और औद्योगिकरण की राह भी दिखाई। शास्त्री जी किसानों को जहां देश का अन्नदाता मानते थे, वहीं देश की सीमा प्रहरियों के प्रति भी उनके मन में अगाध प्रेम था, जिसके चलते उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय उत्तर प्रदेश में मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के यहाँ हुआ था। इनके पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे, अतः सब उन्हें मुंशी जी ही कहते थे। बाद में उन्होंने राजस्व विभाग में लिपिक की नौकरी कर ली थी। लाल बहादुर की मां का नाम राम दुलारी था। परिवार में सबसे छोटा होने के कारण बालक लाल बहादुर को परिवार वाले प्यार से नन्हे कहकर बुलाया करते थे। जब नन्हे 18 महीने का हुआ तब दुर्भाग्य से पिता का निधन हो गया। उसकी मां राम दुलारी अपने पिता हजारी लाल के घर मिर्ज़ापुर चली गई। कुछ समय बाद उसके नाना भी नहीं रहे। बिना पिता के बालक नन्हे की परवरिश करने में उनके मौसा रघुनाथ प्रसाद ने उसकी मां का बहुत सहयोग किया। ननिहाल में रहते हुए उसने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद की शिक्षा हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुई। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिलते ही प्रबुद्ध बालक ने जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा लिया। इसके पश्चात शास्त्री शब्द लाल बहादुर के नाम का पर्याय बन गया। भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के एक कार्यकर्ता लाल बहादुर थोड़े समय 1921 में जेल चले गए। रिहा होने पर उन्होंने एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ में अध्ययन किया और स्नातकोत्तर शास्त्री की उपाधि पाई। स्नातकोत्तर के बाद वह गांधी के अनुयायी के रूप में फिर राजनीति में लौटे। कई बार जेल गए और संयुक्त प्रांत, जो अब उत्तर प्रदेश है, कि कांग्रेस पार्टी में प्रभावशाली पद ग्रहण किए। 1937 और 1946 में शास्त्री प्रांत की विधायिका में निर्वाचित हुए। 1928 में उनका विवाह गणेश प्रसाद की पुत्री ललिता से हुआ। ललिता जी से उनकी 6 संतानें हुई। 4 पुत्र हरिकृष्ण, अनिल, सुनील व अशोक और 2 पुत्रियां कुसुम व सुमन। उनके 4 पुत्रों में से 2 अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री अभी भी हैं। शेष 2 दिवंगत हो चुके हैं। 1929 में इलाहाबाद आने के बाद उन्होंने श्री टंडन जी के साथ भारत सेवक संघ के इलाहाबाद इकाई के सचिव के रूप में काम किया। यहीं उनकी नज़दीकी नेहरू जी से भी बढ़ी। उसके बाद से उनका कद निरंतर बढ़ता गया, जिसकी परिणति नेहरू मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के तौर पर उनका शामिल होना था। इस पद पर वे 1951 तक बने रहे। नारा मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो का नारा करो या मरो का ही एक रूप था। गांधीवादी सोच के चलते महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो। यह नारा उसी रात दिया गया था जिस रात भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ। वह यह इसी नारे का असर था कि संपूर्ण देश में क्रांति की प्रचंड आग फैल गई। ब्रिटिश शासन के खिलाफ इसे अगर एक हिंसक नारा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह नारा लाल बहादुर शास्त्री द्वारा 1942 में दिया गया था, जो कि बहुत ही चतुराईपूर्ण रूप से करो या मरो का ही एक अन्य रूप था तथा समझने में अत्यधिक सरल था। सैकड़ों वर्षों से दिल में रोष दबाए हुए बैठी जनता में यह नारा आग की तरह फैल गया।
एक तरफ गांधीवादी विचारधारा हिंसा के रास्ते पर चलकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन से ब्रिटिश सरकार से आज़ादी के लिए जाने का रास्ता था, परंतु अंग्रेज़ों ने शायद इसे आवाम का डर समझ लिया था। इसी कारण साफ अर्थों में अंग्रेज़ों की दमनकारी नीतियों तथा हिंसा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना आवश्यक था। तत्पश्चात स्थिति को भांपते हुए शास्त्री जी ने चतुराई पूर्वक मरो नहीं मारो का नारा दिया, जो एक क्रांति के जैसा साबित हुआ। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। वो गोविंद बल्लभ पंत के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में प्रहरी और यातायात मंत्री बने। यातायात मंत्री के समय में उन्होंने प्रथम बार किसी महिला को संवाहक के पद में नियुक्त किया। प्रहरी विभाग के मंत्री होने के बाद उन्होंने भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए लाठी के जगह पानी की बौछार का प्रयोग कराया। 1951 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वह अखिल भारत कांग्रेस कमेटी के महासचिव नियुक्त किए गए। 1952 में वह संसद के लिए निर्वाचित हुए और केंद्रीय रेलवे एवं परिवहन मंत्री बने। 1961 में गृह मंत्री के प्रभावशाली पद पर नियुक्ति के बाद उन्हें एक कुशल मध्यस्थ के रूप में प्रतिष्ठा मिली। 3 साल बाद जवाहरलाल नेहरू के बीमार पड़ने पर उन्हें बिना किसी विभाग का मंत्री नियुक्त किया गया और नेहरू की मृत्यु के बाद जून 1964 में वह भारत के प्रधानमंत्री बने। भारत की आर्थिक समस्याओं से प्रभावी ढंग से न निपट पाने के कारण शास्त्री जी की आलोचना हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर के विवादित प्रांत पर पड़ोसी पाकिस्तान के साथ वैमनस्य भड़कने पर उनके द्वारा दिखाई गई दृढ़ता के लिए उन्हें बहुत लोकप्रियता मिली। ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध करने की ताशकंद घोषणा के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। धोती कुर्ते में सिर पर टोपी लगाए गांव-गांव किसानों के बीच घूमकर हाथ को हवा में लहराते जय जवान जय किसान का उद्घोष करता, ये उसके व्यक्तित्व का दूसरा पहलू है। पहले ही इस महान व्यक्ति का कद छोटा हो, लेकिन भारतीय इतिहास में उसका कद बहुत ऊंचा है। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद शास्त्री जी ने 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। उनका कार्यकाल राजनीतिक सरगर्मियों से भरा और तेज गतिविधियों का काल था। पाकिस्तान और चीन भारतीय सीमाओं पर नज़र गड़ाए खड़े थे, तो वहीं देश के सामने कई आर्थिक समस्याएं भी थी, लेकिन शास्त्री जी ने हर समस्या को बेहद सरल तरीके से हल किया। किसानों को अन्नदाता मानने वाले देश की सीमा प्रहरियों के प्रति उनके अपार प्रेम ने हर समस्या का हल निकाल दिया। जय जवान जय किसान के उद्घोष के साथ उन्होंने देश को आगे बढ़ाया। जिस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, उस साल 1965 में पाकिस्तानी हुकूमत ने कश्मीर घाटी को भारत से छीनने की योजना बनाई थी, लेकिन शास्त्री जी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए पंजाब के रास्ते लाहौर में सेना लगा पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस हरकत से पाकिस्तान की विश्व स्तर पर बहुत निंदा हुई। पाक हुक्मरान ने अपनी इज्जत बचाने के लिए तत्कालीन सोवियत संघ से संपर्क साधा, जिसके आमंत्रण पर शास्त्री जी 1966 में पाकिस्तान के साथ शांति समझौता करने के लिए ताशकंद गए। इस समझौते के तहत भारत पाकिस्तान के वे सभी हिस्से लौटाने पर सहमत हो गया जहां भारतीय सेना ने विजय के रूप में तिरंगा झंडा गाड़ दिया था। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 11 जनवरी 1966 को हुआ एक शांति समझौता था। इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से तय करेंगे। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान की लंबी वार्ता के उपरांत 11 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद में हुआ था। ताशकंद समझौते के बाद दिल का दौरा पड़ने से 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में शास्त्री जी का निधन हो गया।
हालांकि उनकी मृत्यु को लेकर आज तक कोई आधिकारिक रिपोर्ट सामने नहीं लाई गई। उनके परिजन समय समय पर उनकी मौत पर सवाल उठाते रहे। यह देश के लिए एक शर्म का विषय है कि उनके इतने काबिल नेता की मौत का कारण आज तक साफ नहीं हो पाया। शास्त्री जी को उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए पूरा भारत श्रद्धापूर्वक याद करता है। उन्हें वर्ष 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। शास्त्री जी ने कभी भी अपने पद या सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं किया। सरकारी इम्पाला शेवरले कार का उपयोग भी नहीं के बराबर ही किया। किसी राजकीय अतिथि के आने पर ही निकाली जाती थी वह गाड़ी। शास्त्री जी के पुत्र सुनील शास्त्री की पुस्तक लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी के अनुसार शास्त्री जी आज के राजनीतिज्ञों से बिल्कुल भिन्न थे। उन्होंने कभी भी अपने पद या सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं किया। अपनी इस दलील के पक्ष में एक नज़ीर देते हुए उन्होंने लिखा है कि शास्त्री जी जब 1964 में प्रधानमंत्री बने तब उन्हें सरकारी आवास के साथ ही इम्पाला शेवरले कार मिली, जिसका उपयोग वह न के बराबर ही किया करते थे। वह गाड़ी किसी राजकीय अतिथि के आने पर ही निकाली जाती थी। किताब के अनुसार एक बार उनके पुत्र सुनील शास्त्री किसी निजी काम के लिए इम्पाला कार ले गए और वापस लाकर चुपचाप खड़ी कर दी। शास्त्री जी को जब पता चला तो उन्होंने ड्राइवर को बुलाकर पूछा कि कल कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई गई, और जब ड्राइवर ने बताया कि 14 किलोमीटर, तो उन्होंने निर्देश दिया कि लिख दो 14 किलोमीटर प्राइवेट यूज। शास्त्री जी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाकर निर्देश दिया कि उनके निजी सचिव से कहकर वह 7 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से सरकारी कोष में पैसे जमा करवा दे। शास्त्री जी के पुत्र सुनील शास्त्री की लिखी पुस्तक लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी के अनुसार शास्त्री जी को खुद कष्ट उठाकर दूसरों को सुखी देखने में जो आनंद मिलता था उसका वर्णन। एक बार की घटना है, जब शास्त्री जी रेल मंत्री थे और वह मुंबई जा रहे थे। उनके लिए प्रथम श्रेणी का डब्बा लगा था। गाड़ी चलने पर शास्त्री जी बोले, डब्बे में काफ़ी ठंडक है, वैसे बाहर गर्मी है। उनके पिए कैलाश बाबू ने कहा कि जी इसमें कूलर लगा है। शास्त्री जी ने पैनी निगाह से उन्हें देखा और आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा, कूलर लग गया है? बिना मुझे बताए आप लोग कोई काम करने से पहले मुझसे पूछते क्यों नहीं? क्या और सारे लोग जो गाड़ी में चल रहे हैं उन्हें गर्मी नहीं लगती होगी? शास्त्री जी ने कहा, कायदा तो यह है कि मुझे भी 3rd क्लास में चलना चाहिए, लेकिन उतना तो नहीं हो सकता, पर जितना हो सकता है उतना तो करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बड़ा गलत काम हुआ, आगे गाड़ी जहाँ भी रुके पहले कूलर निकलवाइए। मथुरा स्टेशन पर गाड़ी रुकी और कूलर निकलवाने के बाद ही गाड़ी आगे बढ़ी। आज भी फर्स्ट क्लास के उस डब्बे में जहाँ कूलर लगा था वहाँ पर लकड़ी जड़ी है। लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी पुस्तक में एक घटना का जिक्र करते हुए बताया गया है कि एक बार शास्त्री जी की अलमीरा साफ़ की गई और उसमें अनेक फटे पुराने कुर्ते निकाल दिए गए, लेकिन शास्त्री जी ने वो कुर्ते वापस मांगे और कहा कि नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आएंगे। ऊपर से कोट पहन लूँगा, पता नहीं चलेगा। शास्त्री जी का खादी के प्रति अनुराग ही था कि उन्होंने फटे पुराने समझ हटा दिए गए कुर्तों को भी सहेजते हुए कहा कि यह सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बिनने वालों ने, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। इस पुस्तक के लेखक और शास्त्री जी के पुत्र ने बताया कि शास्त्री जी की सादगी और किफ़ायत का यह आलम था कि एक बार उन्होंने अपना फटा हुआ कुर्ता अपनी पत्नी को देते हुए कहा, इनके रुमाल बना दो। इस सादगी और किफ़ायत की कल्पना तो आज के दौर में किसी भी राजनीतिज्ञ से नहीं की जा सकती। पुस्तक में कहा गया है कि वे क्या सोचते हैं यह जानना बहुत कठिन था, क्योंकि वे कभी भी अनावश्यक मुंह नहीं खोलते थे। खुद कष्ट उठाकर दूसरों को सुखी देखने में उन्हें जो आनंद मिलता था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।